हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आनुवांशिकता के नियम या मेंडलवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। मेंडल ने आनुवांशिकता को समझाने के लिए 3 नियमों का प्रतिपादन किया। सबसे पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा है विसंयोजन का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अपयूहन का नियम। आज की इस वीडियो में हम तीनों नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके अंतर्गत मेंडल ने एक जोड़ी के विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस करवाया तो प्रथम पीढ़ी में उपस्थित होने वाला लक्षण प्रभावी रहा। उदाहरण स्वरूप, जब मटर के लंबे पौधे से बौने पौधे का क्रॉस करवाया गया तो प्रथम पीढ़ी के केवल लंबे पौधे ही उगे। इससे नियमानुसार लंबा प्रभावी तथा बौना अप्रभावी है। इसमें कहने का मतलब यह है कि मेंडल ने इस नियम को समझाने के लिए एकल संकर क्रॉस का प्रयोग किया। इस नियम के अनुसार विषम युग्मक की F1 पीढ़ी में एक ही लक्षण के 2 कारक एक साथ उपस्थित रहते हैं, लेकिन इनमें से एक कारक अपना प्रभाव प्रकट कर पाता है जबकि दूसरा कारक अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाता। जो कारक अपना प्रभाव प्रकट करता है उसे प्रभावी कारक और जो अपना प्रभाव प्रकट नहीं करता है उसे अप्रभावी कारक कहते हैं, और यही प्रभाविता का नियम है। इस नियम में जब मेंडल ने बौना पौधा और लंबे पौधे को क्रॉस करवाया तो सभी पादप लंबे प्राप्त हुए। अब इसके बाद में हम दूसरे नियम के बारे में चर्चा करते हैं कि मेंडल का दूसरा नियम क्या था। मेंडल का दूसरा नियम है युग्मकों की शुद्धता का नियम या मेंडल का पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। इस नियम के अनुसार युग्मकों के निर्माण के समय कारक, यानी जो मेंडल है जीन को क्या कहा उन्होंने, कारक नाम दिया था, और जीन शब्द किसने दिया था, जॉनसन ने, के जोड़े के कारक अलग अलग हो जाते हैं और इनमें से केवल एक ही कारक ही युग्मक में पहुंचता है, यानी दोनों कारक है वो एक साथ युग्मक में कभी नहीं जाते। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। जैसे जब मटर के लंबे पौधे को बौने पौधों से क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल लंबे पौधे ही उगते हैं, लेकिन पुनः जब इसी पीढ़ी के पुष्पों में स्वपरागण करवाया जाता है तो F2 पीढ़ी के पौधे दोनों प्रकार के होते हैं। यहाँ लंबे तथा बौने पौधे का अनुपात, यानी जो रेशो है वो 3:1 होता है। यानी मेंडल ने कहा कि मेंडल ने इस नियम के अनुसार समझाने की यह कोशिश की है कि इसमें एकल संकर क्रॉस का उपयोग किया है। इस नियम के अनुसार विषम युग्मक की F1 पीढ़ी में एक ही कारक के 2 लक्षण एक साथ उपस्थित रहते हैं, लेकिन आपस में मिलते नहीं और एक दूसरे को संदूषित नहीं करते। वह F2 पीढ़ी बनाते समय एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, और जब इनको F2 पीढ़ी में जो अनुपात या लंबे पौधे तथा बौने पौधों का जो रेशियो प्राप्त होता है वह 3:1 होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो 3 पौधे होंगे वो तो लंबे होंगे, जो एक पौधा है वह बौना होगा। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपयूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। इस नियम के अनुसार कारक के विभिन्न जोड़े जो किसी जीव में पाए जाते हैं और एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक मिश्रित होकर एक नए रंग के रूप में जीव बना सकते। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इस नियम को समझाने के लिए मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस का उपयोग किया। इस नियम के अनुसार विषम युग्मक की F1 पीढ़ी में 2 लक्षण एक साथ उपस्थित रहते हैं, लेकिन आपस में मिलते नहीं और यह F2 पीढ़ी बनाते समय एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि द्विसंकर क्रॉस क्या होता है, यानी 2 जीन की वंशागति है वो क्या होती है। इसमें सबसे पहले हम परिभाषा की बात कर लेते हैं कि द्विसंकर क्रॉस की परिभाषा मीन्स डेफिनेशन क्या होती है। 2 जोड़ी युग्म विकल्पी के मध्य होने वाले क्रॉस को द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। मीन्स 2 जोड़ी युग्म विकल्पी कौन से लिए, यहाँ पर एक तो लंबाई का ले लिया
और एक गोल का ले लिया। यहाँ पर एक बौनेपन का ले लिया और एक झुर्रीदार का ले लिया। मीन्स दो जोड़ी युग्म विकल्पी के मध्य होने वाले क्रॉस को संकर क्रॉस कहते हैं। सबसे पहले हम नर के दो जोड़ी युग्म विकल्पी लेते हैं। इसमें एक लंबाई का गुण प्रदर्शित करेगा यानी प्रभाविता का, और दूसरा गोल का मीन्स राउंड का। और इधर मादा में हम दो युग्म विकल्पी लेते हैं। कौन कौन से? बौनेपन का और झुर्रीदार पादप का। यह कौन सी पीढ़ी हो गई? पैतृक पीढ़ी या P1 पीढ़ी के नाम से इसे जाना जाता है। तो सबसे पहले हम इसे पर परागण करवाएंगे। पर परागण करवाने के लिए अब हम इन्हें अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ से एक कैपिटल T यानी जो लंबाई का गुण प्रदर्शित करता है, यह ले लेते हैं एक युग्म। दूसरा युग्म इसका है जो पादप है, उसके बीज क्या होंगे? गोल। तो दूसरा जो संतति प्राप्त होगी वह जो पादप के बीज प्राप्त होंगे वो हमें गोल प्राप्त होंगे। तो इसलिए दूसरा जो युग्म लिया हमने वह गोल का लिया। इधर मादा में बौनेपन का और राउंड का। तो इनमें हमने पर परागण करवाकर ये संतति पीढ़ी प्राप्त हो गई। कौन सी? F1 पीढ़ी, जो कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R और स्मॉल r, यह कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो गई हमें? F1 पीढ़ी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो F1 पीढ़ी होती है इसमें हमें प्राप्त करने के लिए हमेशा क्या करवाना पड़ेगा? पर परागण करवाना पड़ेगा हमेशा। इसके बाद में हमें F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे। F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए हमें क्या करवाना होगा? जो पर परागण से जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है उसमें हमें क्या करवाना होगा? स्वपरागण। तो इसमें हम स्वपरागण करवाएंगे। तो जो स्वपरागण करवाने से हमें जो पीढ़ी होगी उनके जो युग्म मिलेंगे उनके मध्य क्रॉस करवाने से जो प्राप्त पीढ़ी होगी वह कौन सी पीढ़ी होगी? F2 पीढ़ी। चलिए इनके मध्य क्रॉस करवाकर देखते हैं। यहाँ पर एक युग्म विकल्पी हमने ले लिया कैपिटल T, स्मॉल t, और दूसरा युग्मक ले लिया हमने कैपिटल R, स्मॉल r। एक युग्मक ये हो गया, दूसरा युग्मक ये हो गया। इन दोनों को मध्य क्रॉस करवाएंगे। जब कैपिटल T को स्मॉल r से क्रॉस करवाएंगे तो हमें कैपिटल T और स्मॉल r प्राप्त होगा। तो संतति हमें कैपिटल R और कैपिटल T प्राप्त होगी। जब हम कैपिटल T को स्मॉल r से जब क्रॉस करवाएंगे तो हमें कैपिटल T और स्मॉल r संतति प्राप्त होगी। जब हम स्मॉल t और कैपिटल R इन दोनों को क्रॉस करवाएंगे, स्मॉल t और कैपिटल R। जब हम स्मॉल t और स्मॉल r को जब क्रॉस करवाएंगे तो हमें कौन सी संतति प्राप्त होगी? स्मॉल t और स्मॉल r, यह संतति हमें प्राप्त होगी। चलिए अब इन जो हमें युग्म मिले हैं इनके मध्य हम क्रॉस करवा कर देखेंगे। तो क्रॉस करवाने से जो प्राप्त हमें संतति होगी वह कौन सी पीढ़ी होगी? जो हमें जो प्राप्त पीढ़ी होगी वह कौन सी पीढ़ी होगी? F2 पीढ़ी। चलिए इनके मध्य हम क्रॉस करवाते हैं। जो कैपिटल T है और कैपिटल R है वो यहाँ पर लिख लिया। ये मान लो मादा युग्मक हो गया और ये नर युग्मक हो गया। तो कैपिटल R और कैपिटल T यहाँ पर हो गया, कैपिटल T और कैपिटल R। इसी प्रकार से हम कैपिटल T स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल r, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का हो गया। अब आगे भी इसी प्रकार से करेंगे। स्मॉल t कैपिटल R, स्मॉल t कैपिटल R हो गया। कैपिटल स्मॉल t और स्मॉल r, स्मॉल t और स्मॉल r इन दोनों में हो गया। अब इन दोनों के मध्य हम क्रॉस करवाएंगे तो हमें कौन सी संतति प्राप्त होगी ये देखेंगे। कैपिटल T और कैपिटल R इनको हम सबसे पहले इन सभी से क्रॉस करवाएंगे, इन सभी से क्रॉस करवाएंगे। तो चलिए करवाते हैं। कैपिटल T और कैपिटल R को जब क्रॉस करवाएंगे तो हमें कैपिटल T स्मॉल r, कैपिटल R प्राप्त होगा। जब हम कैपिटल T और स्मॉल r से जब क्रॉस करवाएंगे
तो क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर। जब हम कैपिटल टी और कैपिटल आर को स्मॉल टी कैपिटल आर से जब क्रॉस करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर और कैपिटल आर। जब हम इसको इससे क्रॉस करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर। इस प्रकार से यह प्राप्त होगा। चलिए अब दूसरे को क्रॉस करवाते हैं। अब हमें इसको इन सभी से क्रॉस करवाना है। अब हमें इसको इन सभी से क्या करवाना, क्रॉस करवाना है। चलिए देखते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी, तो लिख देते हैं कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब इसमें लिख देते हैं कैपिटल टी, स्मॉल आर। अब इनको क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। जो प्रभावी लक्षण होता है उसको लिखते हैं। तो इसमें प्रभावी लक्षण क्या है, कैपिटल आर, इसमें कैपिटल टी, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम क्रॉस करवाते हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी को, तो कैपिटल टी, स्मॉल आर और स्मॉल आर। इसके बाद में हम तीसरे को क्रॉस करवाते हैं स्मॉल टी, कैपिटल आर और कैपिटल टी, कैपिटल आर। तो इसमें क्रॉस करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर। जब इसको क्रॉस करवाएंगे इससे तो क्या होगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। जब इसको इससे क्रॉस करवाएंगे तो स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर। जब इसको इससे क्रॉस करवाएंगे तो स्मॉल टी, कैपिटल आर। जब हम अब इसको इन सभी से क्या करवाना, क्रॉस करवाना है, तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल। अब इसको इससे क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी, स्मॉल आर। अब इसको इससे क्रॉस करवाएंगे तो स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब इसको इससे क्रॉस करवाएंगे तो स्मॉल टी, स्मॉल आर। इस प्रकार से हम F2PD को प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ पर हमने पादप लिए थे, पादप के युग्म लिए थे कितने, 4 प्रकार के, लंबाई का, और जो कैपिटल आर है वो गोल का है, ठीक है। जो स्मॉल टी लिया था वो बौनेपन का है, जो स्मॉल आर लिया था वह जूरीदार का है। अब चलिए इसका अनुपात देखते हैं, समलक्षणी और समजिनी। यहाँ पर हमने युग्मक के जो जोड़े लिए थे वो तो 2 लिए थे। जो प्लांट में जो लक्षण जो प्राप्त होंगे वो 4 प्रकार के होंगे। कौन कौन से, लंबे गोल, लंबे जूरीदार पौधे प्राप्त होंगे, बोने गोल होंगे और बोना जूरीदार बीज प्राप्त होगा। चलिए तो किस प्रकार से हम समलक्षणी अनुपात को देखते हैं। सबसे पहला लंबा और गोल। तो हम देखेंगे कि लंबे और गोल जो हमें लक्षण प्राप्त हुआ है, जिन फलों का हमें लक्षण प्राप्त हुआ लंबे और गोल का, सबसे पहले हम उन पादपों की बात करते हैं। तो यहाँ पर प्रभावी लक्षण कैपिटल टी और कैपिटल आर होगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो सबसे पहला ये लंबा और गोल होगा, ये भी 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 लंबा और गोल होगा, क्योंकि इनमें प्रभावी लक्षण है। ये भी, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये लंबा तो है लेकिन गोल नहीं है, ये क्या है, जूरीदार होगा। ये भी होगा, ये लंबा भी है और गोल भी है। तो 6 तो पादप प्राप्त हो गए। चलिए आगे देखते हैं। ये नहीं होगा, लंबा और जूरीदार होगा। अब ये भी होगा,
लंबा और गोल, लंबा और गोल। ये नहीं होगा, ये होगा बौना और गोल, ये होगा बौना और गोल, ये होगा लंबा और गोल, और लंबा और गोल। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो इसका अनुपात जो लंबे और गोल हैं वो कितने पादप प्राप्त हुए हमें? 9। तो 9 लंबे और गोल का अनुपात क्या होगा? ये कितने पादप हैं? 9। फिर हम देखते हैं लंबे और झूरीदार पादप। लंबे तो हैं लेकिन कैसे हैं वो? झूरीदार हैं, गोल नहीं है। तो अब इन की तो बात हमें करनी नहीं, जो हमने काउंट कर लिए। अब इनमें से देखना जो हमने काउंट नहीं किए। तो कौन से देखने हैं? लंबे और झूरीदार। लंबे हैं, झूरीदार है, बिल्कुल सही है। लंबा है, झूरीदार है, बिल्कुल सही है। तीसरा पादप ये है, लंबा और झूरीदार। तो कितने पादप प्राप्त हुए हैं हमें? 3। लंबे और झूरीदार कितने होंगे? 3। इसके बाद में हम बात करते हैं बौने और गोल की। तो बौना कितने हैं इसमें? बौने और गोल कितने हैं? ये भी बौना है और गोल है तो 1, ये बौना और गोल है 2, ये बौना और गोल है 3। तो 3 बौने और गोल प्लांट प्राप्त होंगे, यानी बीज वाले प्लांट प्राप्त होंगे। लास्ट का है बौना और झूरीदार, जो बचा हुआ है वह बौना भी और झूरीदार भी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समलक्षणीय अनुपात कितना आता है? 9:3:3:1 होगा। जो समलक्षणीय अनुपात है द्विसंकर क्रॉस के वो क्या प्राप्त होंगे? 9:3:3:1। इसके बाद में हम देखते हैं समजीनी अनुपात। अब ये क्या होता है? तो समजीनी अनुपात निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक ये भी है। इस प्रकार से आप क्रॉस करवाते जाइए इनको। तो ये कितना हो गया? 1 पादप, तो लिख दीजिए 1। ये कितने हैं? सेम है दोनों, तो कितने हो गए? 2, तो 2। ये कितने हैं? इनमें सेम कितने हैं और भिन्न के कौन सा है? ये दोनों तो सेम है, ये अलग है। तो 1:2:1, तो 1:2:1 और बचे कितने? ये 2, तो 2 यहाँ पर आ गया। इसके बाद में इस प्रकार से क्रॉस करवाते हैं लाइनों को। तो ये चारों सेम है तो 4 लिख दिया। इसी प्रकार से इनको क्रॉस करवाते हैं। तो कितने? 2 तो ये सेम है, ये अलग है, तो 2 ये लिख दिया और बचा हुआ 1 यहाँ पर आ गया। अब ये दोनों सेम है, ये दोनों यहाँ पर आ गए, ये अलग है तो ये यहाँ पर आ गया। तो इसी प्रकार समजीनी अनुपात क्या होगा? 1:2:1 1:2:4:2 1:1:2:1। इसकी शॉर्ट ट्रिक से आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हो। 93:31 समलक्षणीय अनुपात होगा और 121 242 121 समजीनी अनुपात होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।